वर्ष 2142 है। अंतरिक्ष में कहीं एक व्हेलिंग उड़ानी ड्रोन अमेरिकी अंतरिक्ष यान CSS नोस्ट्रोमो के बहते हुए मलबे को रोक लेता है। बाद में विशेषज्ञों द्वारा की जाने वाली जांच शुरू होती है। वे वस्तु को खोलते हैं और अंदर एक प्रयोगशाला पाते हैं जिसमें एक जेनोमॉर्फ भ्रूण की मुद्रा में मुड़ा हुआ है। इस बीच जैक्सन स्टार कॉलोनी में राइन कारिन नाम की एक युवती अलार्म की आवाज से जाग जाती है जो उसे खदानों में काम करने के लिए बुला रहा है। नाश्ते के दौरान उसका दत्तक भाई एंडी उसके साथ आता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। वह एगा जाने वाली उड़ान के टिकट खरीदने के लिए पैसे कमाने की उम्मीद करता है, लेकिन राइन उसे कॉलोनी कार्यालय जाने तक रुकने के लिए कहती है। राइन ने अपना कार्य कोटा पूरा कर लिया है और उम्मीद करती है कि वह आखिरकार जा सकेगी, खासकर जब उसके माता पिता चले गए हैं और पास ही टाइलर का चचेरा भाई ब्योर्न और उसकी प्रेमिका नवारो टग पर काम कर रहे हैं। रैन और एंडी जहाज पर चढ़ते हैं जहां टाइलर की बहन के उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। रैन को बताया जाता है कि कल उन्होंने गलती से ग्रह की परिक्रमा कर रहे एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान की खोज की। वे पहले ही अपना आवश्यक कोटा पूरा कर चुके हैं, लेकिन ग्रह का प्रशासन उन्हें जाने नहीं देगा। इसलिए समूह ने टग को उस परित्यक्त जहाज पर ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें क्रायोकक्ष मिलेंगे जो उन्हें बेहतर रहने की स्थिति वाले ग्रह ईगा पर भागने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने रेन को इसलिए बुलाया क्योंकि उसके पास एंडी है और केवल उसके जैसा एक कृत्रिम मानव ही जहाज के कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत कर सकता है। टाइलर रेन को याद दिलाता है कि अगर वह मना करती है तो उसे अपना बाकी जीवन कॉलोनी में फंसाकर बिताना होगा। राइन ने जहाज पर चढ़ने से पहले एंडी से पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन एंडी के पास रेन के पिता द्वारा लिखित केवल एक निर्देश था, उसके लिए सब कुछ करना। टग स्टेशन के साथ डॉक करता है और एंडी का सिग्नल आसानी से एयरलॉक खोल देता है। टाइलर, ब्योर्न और एंडी कैप्सूल के लिए स्कैनर के निर्देशों का पालन करते हुए स्टेशन पर चढ़ते हैं। सिस्टम काम कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण अस्थिर है, लेकिन जहाज का मदरबोर्ड चालू हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को सक्रिय कर देता है। अंततः टाइलर कैप्सूल तक पहुंचता है और पाता है कि वे सही सलामत होने के बावजूद एगा की उड़ान के लिए पर्याप्त क्रायो ईंधन नहीं है। समूह को जहाज पर एक और क्रायो कक्ष मिलता है जिसमें उसके आकार को देखते हुए पर्याप्त ईंधन होना चाहिए। वे उसकी ओर बढ़ते हैं। इस बीच एंडी के प्रति ब्योर्न की दुश्मनी से हैरान राइन यह सुन लेती है और रोने लगती है क्योंकि उसमें अपने भाई को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। समूह स्टेशन की खोजबीन जारी रखता है, यह देखकर हैरान है कि यह बंद नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे बस छोड़ दिया गया हो। ब्योर्न को एक इलेक्ट्रिक व्हिप मिलता है और वह एंडी को फिर से चिढ़ाता है, लेकिन सिंथेटिक उसे फर्श में एक बड़े गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। वहां उन्हें जहाज का आधा हिस्सा सिंथेटिक दिखाई देता है। समूह को एक बड़ा, अभी भी काम कर रहा क्रायो चैम्बर मिलता है और वे उसमें से ईंधन निकालना शुरू करते हैं, लेकिन गलती से स्वचालित लॉकडाउन चालू हो जाता है। किसी कारण से लॉकडाउन एंडी के आदेशों का पालन नहीं करता है, जिससे पता चलता है कि कमरा किसी तरह खतरनाक है। इस बीच राइन और नवारो उन आदमियों को बचाने के लिए इस बीच ब्योर्न को पास के एक आधे तैरते हुए कक्ष में अजीबोगरीब जैविक गोले मिलते हैं। हालांकि इससे पहले कि वह समझ पाता कि वे क्या हैं, पानी में अदृश्य जीव उस पर हमला कर देते हैं। टाइलर ब्योर्न की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक फेस हगर उस पर हमला कर देता है। एंडी समय रहते रिबूट होता है और ब्योर्न को बचा लेता है। समूह भागता है, लेकिन फेस हगर आसानी से दरवाजा तोड़ देते हैं और उनमें से एक जीव नवारो के चेहरे से चिपक जाता है। अचानक एंडी उस जीव के कार्यों की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में बताना शुरू करता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं।
रेन को पता चलता है कि यह चिप की वजह से है, लेकिन एंडी अचानक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। चिप एंडी को स्टेशन तक पूरी पहुंच नहीं देती। यह उसकी प्रोग्रामिंग में बग्स को ठीक करती है, लेकिन जब कंपनी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने उस जीव को ढूंढ निकाला जो सोच रहा था कि अंतरिक्ष ने उसे मार दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह जीव केवल सो रहा था। रेन ने उसे जमा देने का सुझाव दिया। परजीवी की पूंछ क्रायोफ्यूल को छूती है और जब यह उपाय काम करता है तो नवारो को होश आ जाता है। रूक एंडी को चेतावनी देता है कि फेस हगर ने शायद अपना मिशन पूरा कर लिया है और नवारो को वापस टग पर न जाने की सलाह देता है। इसके बावजूद ब्योर्न नवारो को कॉर्बलेन पर ले जाता है। एंडी, टाइलर और राइन को पीछे छोड़ देता है। वे टग को अलग कर देते हैं और के जाग जाती है, यह सोचकर कि क्या हो रहा है। अचानक नवारो को बेचैनी होने लगती है। के मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन नवारो की छाती से एक जेनोमॉर्फ फटता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कॉर्बलेन रोमुलस हैंगर से टकराता है, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और बिल्कुल शांत रहते हैं। यह जोड़ी इस योजना के अनुसार धीरे धीरे हैंगर की ओर बढ़ती है। इस बीच के कॉर्बालोन से बच निकलती है और एक क्वार्टर में ब्योर्न से टकरा जाती है। साथ में वे कॉर्बालोन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता जेनोमॉर्फ कोकून से भरा हुआ है, जो दर्शाता है कि जीव अपने वयस्क रूपों में काया पलट कर रहे हैं। ब्योर्न एक कोकून को बिजली के चाबुक से नष्ट करने की कोशिश करता है और पहली बार में ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है। के उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योर्न उस जीव के खून से मोहित हो जाता है, जो धातु की बाधाओं को आसानी से जला देता है। अचानक जेनोमॉर्फ उस पर तेजाब छिड़क देता है और ब्योर्न की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर संक्षारक रक्त से विघटित हो जाता है। के दरवाजे तक पहुंचती है। रेन समझ जाता है कि उन्हें चिप निकालनी होगी। एंडी सभी को जाने का आदेश देता है, यह समझाते हुए कि वह उन्हें भागने में मदद करेगा और फिर जैक्सन को उसके नए मिशन पर वापस ले जाएगा। एंडी उन दोनों को प्रयोगशाला ले जाता है, जहां रूक बताता है कि स्टेशन ने एक अनोखा पदार्थ खोजा है जिसका उद्देश्य मानवता को ऐसे पूर्ण प्राणियों के रूप में विकसित होने में मदद करना है जो पूरे ब्रह्मांड में उपनिवेश स्थापित कर सकें। प्रोमेथियस 5 इसी उद्देश्य के लिए मरा था और इसे मानवता के लिए एक दिव्य उपहार माना जाता है। इस पदार्थ में एक जीनोम होता है जो जेनोमॉर्फ के चयापचय को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे रक्त के माध्यम से मानव डीएनए में पुनः लिखा जा सकता है, जिससे मानवता तुरंत विकसित हो सकती है। एंडी को काले तरल का एक कैप्सूल मिलता है, क्योंकि अब उसका मिशन कॉलोनी में नमूना पहुंचाना है। वह उन दोनों को हथियार देता है, उम्मीद करता है कि उन्हें उनका इस्तेमाल करने वह के को क्रायो चैम्बर में रखने का सुझाव देती है, ताकि पृथ्वी के डॉक्टर उसे बचा सकें। तभी एक जेनोमॉर्फ उन पर हमला करता है और टाइलर को घसीटकर ले जाता है। एंडी जम जाता है और रेन के को लिफ्ट तक खींचकर उनके पीछे के दरवाजे बंद करने के लिए छोड़ देता है। रेन एंडी की विदाई भरी नजरों को देख लेती है और उसे एहसास होता है कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। वह के को जहाज पर भेजती है, उसे सैंपल कैप्सूल को संभालने का तरीका समझाती है और एंडी को वापस बुलाती है। वह उसके दिमाग से अतिरिक्त चिप निकाल देती है, जिससे वह अपने मूल व्यवहार में आ जाता है। लेकिन तभी जीव सक्रिय होने लगते हैं। रेन ने रूक से दरवाजे खोलने के लिए कहा, लेकिन वह स्टेशन को खतरे में डालने से इनकार कर देता है। रेन अपना हथियार खो देती है और लिफ्ट शाफ्ट में गिर जाती है, जहां एक जेनोमॉर्फ उसे रोक लेता है। उसी समय अम्लीय रक्त जहाज की धातु को जलाने लगता है और एंडी अब और नहीं टिक पाता। लिफ्ट गिर जाती है, जेनोमॉर्फ को कुचल देती है और रेन शाफ्ट की दीवार से चिपकी रह जाती है। हालांकि जल्द ही एक नया राक्षस प्रकट होता है, लेकिन एंडी एक नए हथियार के साथ पहुंचता है
और उसे मार देता है। वे स्टेशन की अपरिहार्य टक्कर की चेतावनी सुनते हैं और टग की ओर दौड़ पड़ते हैं, जो अब मदरशिप के नियंत्रण में है। स्टेशन के रिंगों से टकराकर रूक के साथ उसे नष्ट करने से ठीक पहले रेन कॉर्बलिन को रोकती है और एंडी को सूचित करती है कि उनकी योजना बदल गई है। वे ईगा की ओर जा रहे हैं। अचानक के कैप्सूल से खतरनाक संकेत आते हैं। स्पेस सूट पहनकर वह जेनोमॉर्फ को कार्गो होल्ड में फुसलाती है। जैसे ही टग रिंग की सतह पर उतरता है, वह उसे एक रेलिंग पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक देती है। हालांकि जेनोमॉर्फ उसे पकड़ लेता है, जिससे उसके हेलमेट का छज्जा लगभग टूट जाता है। फिर भी रेन किसी तरह छूटकर जहाज पर वापस चढ़ जाती है। बाद में रेन एंडी को एक स्थिर कक्ष में रखती है और खुद क्रायोस्लिप में जाने से पहले यागा पहुंचने पर उनकी संभावनाओं पर विचार करती है।